बजट सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई शुरू। सदस्यों ने रखे अपने विचार। सांसद किरण चौधरी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने सदन में कहा, नोएडा में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें इस वर्ष अप्रैल से होंगी शुरू। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आयोजित हुआ तीसरा अमृत स्नान। साधु संतों के साथ देश विदेश से पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आम बजट को बताया बेहतरीन। कहा, सरकार ने बजट में रखा साधारण आदमी का ध्यान। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई, जहां दोनों सदनों में सांसदों ने अपने अपने प्रश्न उठाए और सरकार की ओर से उनका उत्तर दिया गया। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि वर्ष 2030 तक कोयला उत्पादन बढ़कर 153 करोड़ 30 लाख टन होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया, कोयला और लिग्नाइट पर वर्तमान रॉयल्टी दरों को संशोधित करने के मुद्दे की जांच करने के लिए अध्ययन समूह का गठन किया गया था। इस समूह ने रॉयल्टी दरों में कोई वृद्धि नहीं करने की सिफारिश की थी और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था। इस बीच विपक्ष की ओर से महाकुंभ की घटना को लेकर नारेबाजी की गई। विपक्ष इस घटना पर चर्चा की मांग कर रहा था। इसके बाद सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। भाजपा के सांसद रामबीर सिंह विधुड़ी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया। उन्होंने आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत दी है। ये सचमुच भारत में समृद्धि का अमृतकाल है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया है, उसकी घोषणा भी इस सदन में भारत की माननीय वित्त मंत्री महोदया ने की है। देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है। देश की किसी भी सरकार ने आज तक मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत नहीं दी है। उधर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के प्रयासों को लेकर झूठा अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने डॉक्टर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सरकार ने किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं और देश अभी सही मायनों में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। पूरी खुशियां बन रही हैं दिल्ली के अंदर, मिडिल क्लास में, मध्यम वर्ग के लोगों के अंदर दिवाली जो है वो बनाई जा रही है। ये सच्चाई की बात। इसी तरह से चाहे शिक्षा की बात हो या 8वां वेतन की बात हो, दर्शाता है कि हर तरीके से हमारी सरकार जो है वो कुशल काम कर रही है। और जो भ्रमक और सस्ती राजनीति करते हैं और जो है इस तरह की बात फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब जो है जनता ने अपने आप दे दिया। और प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच और दृष्टि जो है उसको समर्पण देखते हुए मैं बशीर बद्र की ये पंक्तियां मेरे ध्यान में आती हैं। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों का बिस्तर नहीं देखा। सदन में चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी, वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट का मुद्दा उठाया। उन्होंने जाति जनगणना कराने की भी मांग की।
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि नोएडा में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें इस वर्ष अप्रैल से शुरू होंगी। राज्यसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि समयबद्ध तरीके से सब कुछ हो रहा है। इस हवाई अड्डे से सत्यापन उड़ान पिछले वर्ष दिसंबर में परिचालित की गई थी। भारतीय वैमानिकी क्षेत्र में 800 विमान परिचालित हो रहे हैं। इन उड़ानों के निर्बाध परिचालन के लिए कुशल कार्यबलों को प्रशिक्षित करने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1600 वाणिज्यिक पायलटों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश में 54 विमान प्रशिक्षण संगठन संचालित किए गए हैं। तकनीकी खामियों और सुरक्षा मुद्दों को कम करने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामियों की घटनाओं की संख्या 2022 में 723 से घटकर 273 हो गई हैं। जेवर एयरपोर्ट ये देश का भी और एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है सर। उसके लिए हमें बहुत खुशी होती है, इस तरह का एयरपोर्ट हमारे देश में बन रहा है। और उसका जो वैलिडेशन फ्लाइट था वो भी हमने दिसंबर में उसका वैलिडेशन फ्लाइट भी किया है। एंड एवरीथिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइंस एंड वेरी सून इन द मंथ ऑफ अप्रैल technology has been continuously being upgraded and we are taking it very positively and including it in our day-to-day operations also. Very useful in understanding the passenger patterns, how at what hour, how much traffic, real-time data on how can we better the operations at the airport itself. Now, number of glitches that happened in the country were 723 and last year 2023 we had 390 and now we have come down to 273. And obviously our DGCA and the civil aviation, we are all putting many efforts so that the technical glitches, the safety issues and the occurrences, they all come down. And definitely we are on the right path with the numbers also. We are being seen that the technical glitches have come down, sir, and we are going to furthermore improve. उन्होंने निजी यात्रा को एक क्रांतिकारी योजना बताते हुए कहा कि इस योजना ने यात्रियों के लिए निर्बाध हवाई यात्रा सुनिश्चित की है। इस योजना से हवाई अड्डों पर प्रतीक्षा की अवधि में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 24 हवाई अड्डों पर ये सुविधा उपलब्ध है। 5 और हवाई अड्डों पर बहुत ही जल्द ये सुविधा उपलब्ध होगी। अगले 10 वर्षों के दौरान उड़ान विस्तार योजना के अंतर्गत 100 और नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। बसंत पंचमी पर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान आयोजित किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की शुरुआत की। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तीसरा अमृत स्नान कर रहे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। साथ ही भक्त भी दर्शन और चरण रज लेने के लिए खड़े नजर आ रहे थे। बसंत पंचमी के पवित्र अवसर पर अमृत स्नान के लिए आस्था का जनसमुद्र उमड़ पड़ा। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर और दूसरा मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। सीएम योगी ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, महाकुंभ केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत है। तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नए सिरे से कार्य योजना लागू की है। इसके साथ ही तीसरे अमृत स्नान पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया। भीड़ वाले क्षेत्र को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि वे आसानी से पवित्र स्नान कर सकें। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी भी की जा रही है। बसंत पंचमी के अवसर पर 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी में रविवार 4 मई को प्रातः 6 बजे खुलेंगे। नरेंद्रनगर राज दरबार में पचांग गन्ना के बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हुई। शिवरात्रि पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित हो जाएगी। हिंदू नव वर्ष पर गंगोत्री धाम और यमुना जयंती पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की परंपरा अनुसार घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया से होगी।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कल पेहोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरस्वती तीर्थ पर बने आरती स्थल पर पहुंचकर शंखनाद की ध्वनि पर 1100 विद्यार्थियों के साथ मां सरस्वती के श्लोकों का उच्चारण किया। केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों से नदियों को पवित्र माना गया है और प्रकृति के 5 तत्वों को भगवान की संज्ञा देकर हमेशा पूजा जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सरस्वती एक नदी ही नहीं बल्कि हमारी प्रेरणा का स्रोत है। हरियाणा की धरा से बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के किनारे वेदों और पुराणों की रचना हुई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को देवभूमि भी कहा जाता है और अब लुप्त हो रहे इतिहास और संस्कृति को सहेजने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस अहम कार्य को लेकर ही 10 वर्ष पूर्व हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की गई। इन 10 वर्षों में बोर्ड के माध्यम से सरस्वती नदी के मार्ग पर जमीनों से कब्जा हटवाने के करीब 80% जमीन या तो दान में मिली या फिर खरीद ली गई है। इस कार्य के पूरा होने के बाद सरस्वती नदी को फिर से प्रवाहित करने के प्रयास पूरे हो जाएंगे। समाज जीवन की जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, वो सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया है। मान्यता यहाँ तक है कि 4 वेदों में से 3 वेद सरस्वती नदी के किनारे ही लिखे गए हैं। और प्राचीन काल में जैसे अन्य हमारी नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, इसी प्रकार से सरस्वती नदी का भी एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। कालांतर में ये लुप्त हो गई। पहाड़ों में इसका जो पानी है वो डाइवर्ट होकर के बाकी नदियों में चला गया। कहीं पहाड़ों के अंदर कोई ना कोई हलचल जैसे होती है, वो टेक्टोनिकल घटनाएं जो होती हैं, जिसके कारण से पहाड़ जो है अपना रास्ता यानी नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो उस कारण से सरस्वती नदी का जो रास्ता है वो बदल करके अन्य नदियों में चला गया। आज भी सैटेलाइट का जो चित्र आते हैं, ऐसा उसमें प्रमाण मिलता है कि अंदर अंदर जमीन के अंदर और उसका जो प्रवाह है अभी भी ये चलता है। और ये अभी सिंधु घाटी के अंदर इसका एक मिलता है कि राजस्थान से होते हुए सिंधु घाटी में नदी है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने संसद में पेश हुए आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें साधारण आदमी का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बेहतरीन बजट पेश किया। ये बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख करने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे किसान और अधिक खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए मासिक आय वाले को कर मुक्त किया गया है, जिसमें नौकरी पेशा के साथ साथ अन्य काम करने वाले भी बड़ी राहत महसूस करेंगे। घरेलू चीजों पर टैक्स कम होने से घर का खर्च कम होगा। बेहतरीन बजट आया है। 1 लाख रुपए मासिक आय वाले को कर मुक्त कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे काम करने वाले और बहुत सारे नौकरी पेशा लोग। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी राशि होती है, उससे कम ही है। तो सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। और भी कई चीजें जैसे मोबाइल है, डिजिटल है, और चीजों पर जो घरेलू चीजें हैं उन पर टैक्स कम किया है। घर का खर्चा कम होगा। आम आदमी, कॉमन आदमी, साधारण आदमी को फायदा दिया है। मोदी सरकार आम आदमी की सरकार है। आम आदमी का ध्यान रखा गया है। ये आम आदमी का बजट है। कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल लाल पंवार ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे हर वर्ग के लिए कल्याणकारी बताया। उन्होंने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर विकसित भारत की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम बताया। ये बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस सर्व समावेशी बजट में देश के आगामी 25 वर्षों की विकास यात्रा को गति देने के लिए सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में विकसित भारत के 4 स्तंभों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को मजबूत करने की झलक दिखी है। वहीं 12 लाख रुपए तक की आमदनी में आयकर छूट से नौकरी पेशा
मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत देने का काम किया गया है। ये बजट विकास को गति देने के साथ ही मध्यम वर्ग की वित्तीय क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल योजना को वर्ष 2028 तक बढ़ाया गया है। महिला युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने और किसानों की क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख करने से हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो आधुनिक शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी दिशा में प्रदेश सरकार का भी संकल्प है कि हम हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाएंगे, जो AI और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान करेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए न केवल कैंसर दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया जाएगा, बल्कि अगले 3 साल में हर जिला में कैंसर डे केयर स्थापित करने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के बस स्टैंड से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस स्वच्छता अभियान के जरिए लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है, ताकि जिले से लेकर प्रदेश तक स्वच्छता के सर्वोच्च मानक बनाए जा सकें। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अथक प्रयास किए जाएंगे। इन प्रयासों में जनभागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने इस अभियान में युवाओं से सहयोग की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर में जहां कहीं भी गंदगी दिखाई दे, वहां स्वच्छता अभियान चला कर सफाई करें। कि पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए समाज में एक अच्छा सकारात्मक संदेश हम खुद, हमारे डिप्टी कमिश्नर हो, ADC हो, सारे लोग आज स्वच्छता अभियान में हैं। लेकिन ये काम ऐसा है, बिना समाज के संभव नहीं है। समाज में एक जागरूकता के लिए हम खुद भी इस स्वच्छता अभियान में सबको सहयोग भी मांग रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से, जहां भी आपको गंदगी दिखे उसमें स्वच्छता में हमारा साथ दें। हम पलवल के लिए, पलवल के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए अच्छा और साफ सुंदर पलवल बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग करें। अधिकारी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारे साथ खड़े होने का ये बोला है कि जहां आप हमारे लिए जिम्मेदारी लगाएंगे उसमें आपके साथ खड़े हुए हैं। आज अधिकारी सब लोग पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहने का उन्होंने हमें रहते ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि अधिकारियों के साथ साथ हमारी पलवल की पूजनीय जनता से भी आग्रह है, वो भी हमारा इसमें साथ दे, हम उनके साथ रहेंगे। प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने को NCR में पंजीकृत कामकाजी मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश की घोषणा की है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वे धारा 135B के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे। 5 फरवरी 2025 को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष अवकाश रहेगा। अंबाला कैंट के बस स्टैंड पर एक ऐसी कैंटीन शुरू की गई है जहां 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। एक निजी फाउंडेशन की तरफ से खोली गई इस कैंटीन का शुभारंभ आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कैंटीन का खाना भी खाया और अपने निजी फंड से 5 लाख रुपए भी दिए। उन्होंने कहा कि इतने सस्ते में यात्रियों को अच्छे खाने की सुविधा मिल रही है, जो तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि बाकी शहरों में भी अगर सामाजिक संस्थाएं चाहें तो ऐसी कैंटीन खोल सकती हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के साथ मिलकर 5 बस स्टैंड पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खाना मुहैया कराया जा रहा है। अगर ये कामयाब हुआ तो राज्य में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे की तरह ही पूरे राज्य में बस अड्डों पर सस्ता खाना दिया जा सकता है। 5 रुपए की थाली लोगों को में भोजन करा दी है। उसने आज यहाँ पर भी यात्रियों के लिए और बसों के स्टाफ के लिए और जो यहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ है उसके लिए यहाँ पर 5 रुपए की थाली, 5 रुपए में तो पत्तल नहीं आता, यहाँ पर शुरू किया है और मैं बहुत उसका आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ। सामाजिक संस्थाएं बाकी शहरों में भी करना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा मैंने तो इनकी हालत सुधारने के लिए हमने टूरिज्म से बात की है। 5 अड्डों पर हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट अभी टूरिज्म का खाना मुहैया करा रहे हैं
और अगर वो कामयाब हो गया तो सारे हरियाणा में वो देंगे। अम्बाला कैंट में अपनी सेवा स्टार्ट की है, जो पिछले 4 सालों से अम्बाला सिटी सिविल हॉस्पिटल में चल रही है, और ये हमारे गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है, ऊपर वाले मालिक की बहुत कृपा है। अनिल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्हीं ने ये जगह दिलाई हमें और उन्होंने स्टार्ट कराया हमारे को। उन्होंने हमारे को बहुत मोटिवेट किया और हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर 5 रुपये में खाना दिया जाएगा, जिसमें 1-2 चपाती, चावल, सब्जी और हर मंगलवार को मीठा रहेगा। यहाँ पर 11:30 से 2 बजे तक रहेगा। कैंटीन खुलने पर यात्रियों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। लोगों का कहना है कि कई बार किसी यात्री के पास पैसे नहीं होते तो वो भी 5 रुपये देकर भरपेट खाना खा सकेंगे। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा है जी। पब्लिक जो गरीब है, उसके पैसे नहीं है, चोरी हो गए हैं, रोटी नहीं खाती है, कोई खिलाता नहीं है। यहाँ 5 रुपए में अगर 5 रुपए मिलेंगे, भीख मांगे तो ही 5 रुपए मिलेंगे, तो भी रोटी खाएगा। बहुत बढ़िया लगा जी, गरीब आज से बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम इसको शौक किया है कि भी 5 रुपए में भरपेट थाली मिल रही है खाने के लिए, और ये हर बस स्टैंड पे होना चाहिए ताकि सबको खाना अच्छे से मिल पाए, अच्छे खाना खा पाए, सब लोग कर पाए। शुरुआत बहुत अच्छी है, मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट टाइम ही खुला है, पहला हमारा ही शहर है अम्बाला जहाँ पे खुला होगा। हर बस स्टैंड पे ये चीज होनी चाहिए। मिनी क्यूबा के नाम से प्रसिद्ध भिवानी के खिलाड़ी अब मुक्केबाजी के अलावा अन्य खेलों में भी जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में एथलीट लावण्या ने एक बार फिर सबसे तेज हाफ मैराथन में अपने भाई व खुद का ही हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़कर दूसरी बार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। महज 11 वर्ष की एथलीट लावण्या ने खेल के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने एशिया की सबसे तेज हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर की नॉन स्टॉप दूरी 2 घंटे 3 मिनट में पूरी कर रिकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं इससे पहले भी लावण्या व उसके भाई हार्दिक ने यही मैराथन 2 घंटे 4 मिनट 18 सेकंड में पूरी की थी। लावण्या के पिता राजेश तंवर ने बताया कि जिस निजी स्कूल में उनकी बेटी पढ़ती है, उस स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड में इस मैराथन को लाइव यूट्यूब से शेयर किया और एशिया बुक ने वेरीफाई करके नाम दर्ज किया है। इसके साथ ही मेडल व प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। वहीं उनकी इस उपलब्धि से परिवार सहित खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। खिलाड़ी लावण्या ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, भाई और गुरुजनों को देते हुए मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। ग्राउंड पे मारी थी नॉन स्टॉप 15 दिसंबर को, और ये जो है हमने जो ये रनिंग की थी ये हमने अपने यूट्यूब अकाउंट पे चलाई थी, जो हमने लाइव चलाई थी। फिर हमने वो आगे भेजी एशिया बुक रिकॉर्ड्स के पास, वहाँ पे उनने इसको वेरिफिकेशन की, फिर इसमें मेरा नाम दर्ज हुआ। बहुत खुशी है और मेरे माता पिता को भी बहुत खुशी है कि मैंने ये सब किया है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता व मेरे भाई को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को उन्हीं से प्रेरणा मिली है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो लावण्या जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो जो मेहनत कर रही हैं उसमें निरंतर वो कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही हैं और वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएंगी अगर इसी तरह से मेहनत करती रहेंगी तो। इन्होंने जो ये 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन कंप्लीट की है फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर 2 घंटे 3 मिनट में कंप्लीट की है। इससे पहले हार्दिक जी ने 2 घंटे 4 मिनट और 18 सेकंड में ये जो हाफ मैराथन है वो अप्रैल में पूरी करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। पर लावण्या जी ने उस रिकॉर्ड टाइम को ब्रेक करते हुए ये 2 घंटे 3 मिनट में, और जब हार्दिक जी की जो उम्र थी वो 11 साल और 11 महीने की उम्र थी और लावण्या जी की उम्र मात्र 11 साल और 5 महीने की उम्र में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के भाई के रिकॉर्ड को बदलकर इन्होंने इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम 2 घंटे 3 मिनट के रिकॉर्ड समय के साथ दर्ज करवाया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में आयोजित जाट समाज के शिक्षा प्रोत्साहन समारोह में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करने से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और अन्य छात्र छात्राओं को भी जीवन में मेहनत कर अच्छे अंक लाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। बच्चों की उपलब्धि से समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इस अवसर पर उनके साथ राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। क्लास में उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से तरक्की करता हूं कि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि आप ही हिंदुस्तान का फ्यूचर हो। आप ही हिंदुस्तान का नाम, फरीदाबाद का नाम हरियाणा के अंदर, देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी
जाकर ऊंचा उठाने का काम करोगे, क्योंकि अब मैं देखता हूँ जितनी भी ग्लोबल मीट होती हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के जो सीईओज आते हैं, जब उसमें हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चियां सीईओ के रूप में होते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है। इन बच्चों को ऐसे सम्मानित किया जा रहा है तो मैं क्यों ना हूँ, तो उसके लिए भी वो अपना और मेहनत करते हैं। तो एक अच्छी पहल। और रही बात, अभी विधायक जी ने भी बोला, मलिक साहब ने भी बोला कि भाई फरीदाबाद के लिए कुछ करना है, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी है, बड़ी बात भी है। हमारे फरीदाबाद लोकसभा से हमें 3 मंत्री मिले हैं, तो एक 3 भी होते हैं, एक 111 भी होता है, तो 111 समझकर मिलकर फरीदाबाद को आगे ले जाएंगे। आने वाला फ्यूचर फरीदाबाद का ही है। समारोह में करीब 200 प्रतिभावान बच्चों को 10वीं कक्षा में स्कूलों में प्रथम स्थान लाने पर नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। फतेहाबाद के रतिया में भाखड़ा नहर में क्रूजर गाड़ी गिरने से 12 लोगों के बह जाने के हादसे का जायजा लेने के लिए हिसार मंडल के आयुक्त ए श्रीनिवासन और जिला उपायुक्त मनदीप कौर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और मृतकों के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आयुक्त ए श्रीनिवासन ने कहा कि जहां भी नहरों के किनारे दुर्घटना की आशंका है, वहां पर सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी ताकि इस तरह के हादसे ना हो। उन्होंने बताया कि 2 शव अभी तक भाखड़ा नहर से बरामद नहीं हुए हैं। अब तक 10 शवों को बरामद किया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सरकार ने पहले ही सीएम राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख व घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पूरा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम अभी भी लगी हुई है एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है पानी का वो स्टॉपेज भी किया हुआ है। वो अभी मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, शाम तक मोस्ट प्रॉब्ली पानी रिसीड हो जाएगी एंड हमारी पूरी उम्मीद है कि शाम तक नहीं तो कल सुबह तक दोनों जो बॉडीज अभी भी जो लापता है वो मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की तरफ से हाँ, वो जो रिलीफ की बात है, जो आई थिंक हमने ऑलरेडी डीसी मैडम ने रिपोर्ट भेज दिया सीएम ऑफिस में। अभी डीसी मैडम ने ये भी दिखाया था कि अंडर रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उनका कुछ मुआवजा मिल सकता है, कि हम एक रिपोर्ट बना के हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजेंगे। रिपोर्ट हम एक बार इरिगेशन डिपार्टमेंट को और HSMB को भी हम बताएंगे कि जैसे लोग गाँव वाले भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा डाइवर्ट करके करने के लिए। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में राज्य स्तरीय खादी और PMEGP संयुक्त प्रदर्शनी लगाई गई है। 10 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में हरियाणा के साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, नागपुर और पुणे के करीब 100 स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने चरखा व मिट्टी के बर्तन बनाने का लुत्फ उठाया। यह कारीगरों और उद्यमियों के लिए एक बड़ा मंच है, जहां वे अपने उत्पादों को पेश कर रहे हैं। प्रदर्शनी में खादी की 46 और PMEGP की 54 इकाइयां अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। खादी बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि खादी 100% प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पाद इस बात का प्रमाण है कि हमारे कारीगरों की प्रतिभा अद्वितीय है और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। नए भारत की नई खादी अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए तैयार है। प्रदर्शनी देखने आए आगंतुकों ने भी विभिन्न परिधानों में विशेष रुचि दिखाई। पंचकुला निवासी वर्णिका ने कहा कि आज काफी समय बाद पंचकुला में इस तरह का मेला लगाया गया है। वोकल फॉर लोकल का परिप्रेक्ष्य यहां देखने को मिल रहा है। यहां सभी उद्यमी बहुत ही छोटी छोटी जगह से अपने उत्पाद लेकर आए हैं। यह देखकर अच्छा लगता है कि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। पिछले कुछ सालों में लोगों का खादी की ओर रुझान बढ़ा है। खादी का कपड़ा हर मौसम में अनुकूल रहता है। खादी के कपड़े से शरीर में कोई एलर्जी या इन्फेक्शन नहीं होता। बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोकल जितने भी बिजनेस हैं, मैंने सबका नाम देखा। बहुत ही छोटे छोटे जगह से है एंड इनफैक्ट जो मेरा होम टाउन है उधर से भी थे। तो बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि उनको अच्छा इनकरेजमेंट मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिला है।
जहाँ पे वो ये सब मतलब अपना शोकेस कर सकते हैं। एंड हमने काफ़ी खरीदारी भी की, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी हर साल ग्राम उद्योग और ये जो खादी वगैरह, ये छोटे छोटे सरस मेला, ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारे देश की तरक्की के लिए काम करेगा। ये हमारे देश के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो आए हुए हैं यहाँ पर, वो अच्छा कर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे अभी स्पाइसेस वगैरह खरीदे और शहद वगैरह खरीदी, अचार की वैरायटी, जो छोटे छोटे उद्योग उनको बढ़ावा मिलेगा। मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। एक जो यहाँ के टिकट्स नहीं है, सबसे बड़ी बात, खादी का मेला देखा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।